नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है, जिसके टाइम टेबल में अब बदलाव किया गया है। जहां यात्रा 16 फरवरी को चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, जो प्रदेश में करीब 11 दिन तक चलनी थी। लेकिन अब यूपी में राहुल की यात्रा 11 नहीं बल्कि 6 से 7 दिन की होगी। वहीं इसी बीच राहुल गांधी कई सारी मुसीबतों में घिर गए हैं। एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़ा कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, तो वहीं राहुल गांधी की ओर से अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो इन परेशानियों के बीच में राहुल गांधी की यात्रा पूरी कैसे हो गई? देखिए, यात्रा मकसद नहीं है राहुल गांधी का, लेकिन एक एक करके 3 सवाल यहां पर हैं। तीसरे सवाल, अमित शाह के ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, क्या ये राजनीति किसी भी नेता के लिए राजनीति में सही हो सकता है? जिस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी, क्या कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? इसके खिलाफ दो जगह पर मामले चल रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, दूसरा झारखंड में चल रहा है। ये जो मामला है झारखंड हाई कोर्ट में, अभी फैसला सुरक्षित इसलिए रखा गया है क्योंकि राहुल गांधी ने अपना पक्ष नहीं दिया। जी सर। जबकि दूसरे तरफ नवीन झा ने अपना पूरा पक्ष सुना दिया है। यह मामला क्या है? यह मामला ऐसा है जिसके लिए राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा उसी तरीके से हो सकती है जैसे कि मोदी सर ने मामले में 2 साल के लिए राहुल गांधी नप गए। इसमें 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है। अब हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कांग्रेस में नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे लोगों से जुड़ना बड़ा मुश्किल है। यह परेशानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की भी है, सबसे ज्यादा जिसके कार्यकर्ता हैं, उन सब के लिए एक बड़ा शौक था, क्योंकि आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा बता रहे हो और उनसे जुड़े हुए सारे लोगों को उस हत्यारे की फौज बता रहे हो। अब अमित शाह के ऊपर जो मामला था, 2018 से पहले सारे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुके थे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, फर्जी इनकाउंटर के मामले चलाए गए थे। सीबीआई ने इंक्वायरी की, वहां की पुलिस ने इंक्वायरी की, कोर्ट में मामला गया, कोई भी मामला चल नहीं सका। लेकिन आप जब किसी नेता के बारे में बोलते हो तो आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। यही नहीं रख पाते राहुल गांधी, इसी के कारण उनके खिलाफ 12 से ज्यादा मानहानि का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात तो अलग है, भ्रष्टाचार में तो कई मामले चल ही रहे हैं, लेकिन 12 से ज्यादा सिर्फ मानहानि का मामला चल रहा है। उसमें ये अमित शाह को हत्यारा बोलने का मामला भी है, जिसमें 2 जगह पर एक साथ सुनवाई हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले समन जारी किया और उसके बाद राहुल गांधी से जो उनके वकील थे, उन्होंने समय की मांग की है, इसलिए वहां पर स्पीडी ट्रायल हो रही है। वहां पर हर 15 दिन के बाद इसकी सुनवाई होती है। झारखंड हाईकोर्ट ये गए थे इस मामले को खत्म करने के लिए, क्योंकि नवीन झा ने याचिका दायर की थी मानहानि के मामले के लिए सिविल कोर्ट में। वहां पर राहुल गांधी को समन भेजा गया तो फिर ये सीधे झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां पर इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे खिलाफ जबरदस्ती यानी कि बदले की भावना से अलग अलग जगहों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले को खत्म कर दीजिए। झारखंड हाईकोर्ट तुरंत ही पूरे मामले को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए इस पर सुनवाई होनी शुरू हो गई। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी ने अभी तक अपना पक्ष भी नहीं रखा, क्योंकि इनको लग रहा था हाईकोर्ट चले गए हैं, अब मामला रफा दफा हो जाएगा। दूसरे पक्ष जो नवीन कुमार झा का पक्ष है, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि देखिए किस तरीके से जो राहुल गांधी ने हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा था, उससे पूरे देश के उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुख लगा, परेशानी हुई, उनके प्रतिष्ठा को हानि हुई है कि वो एक ऐसे पार्टी में काम कर रहे हैं,
उसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा को बनाए हुए हैं। और अगर यह सच्चाई होती तो कोई बात नहीं थी। इसमें तो आधा % भी सच नहीं है। ये झूठ फैलाकर पूरे देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये पूरे तथ्य आंकड़े उन्होंने रखा है, 5 गवाह भी है और साथ ही उनके साथ ये डिजिटल एविडेंस भी है जिसमें राहुल गांधी ये बात करते हुए दिखाई पड़े। ये पूरी तरीके से उसी तरह मामला है जैसे मोदी सर ने मामले में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की और उसके बाद मानहानि के मुकदमे में उन्होंने डिजिटल एविडेंस दिया, गवाह बताए और इन लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने कैसे ये कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर लुटेरे हैं। उसमें 2 साल की सजा हुई, जो कि मानहानि मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट था। वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को आगे चैलेंज किए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से अभी सस्पेंड किया गया है, सजा को खत्म नहीं किया गया, अभी भी वो बेल पर, जमानत पर बाहर है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इस पर कभी भी वो अगले सप्ताह में फैसला सुनाएंगे कि राहुल गांधी हाजिर हों या फिर अपना पक्ष रखें, या फिर आपका पक्ष नहीं रखा जाता है तो फिर सिविल कोर्ट के उस समन का पालन करें और जाकर कोर्ट में हाजिरी दें कि आपके खिलाफ क्यों न मुकदमा आगे बढ़ाया जाए, आपको सजा क्यों नहीं दी जाए। ये अमित शाह का मामला है। लेकिन इससे पहले ही ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है, राहुल गांधी का खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, कई नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक मंदबुद्धि व्यक्ति है। मंदबुद्धि होने के कारण ही वो कांग्रेस को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगा हुआ है, डिस्ट्रॉयर है कांग्रेस का। और अब जो मध्य प्रदेश के अंदर उनके पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्या कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। अब तो नकुल नाथ भी दिखा रहे हैं, जो कमलनाथ के बेटे हैं, कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर नकुल नाथ आते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि हम तो जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में कांग्रेस की भूमिका रही उससे दुखी हैं और जो नेता राम के साथ हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, उनका स्वागत है। जो राम के विरोध में हैं हम उनका स्वागत नहीं कर सकते। ये मंदबुद्धिता की निशानी है कि फिर राहुल गांधी एक और नए विवाद में फंस गए जिसको सबक ही नहीं मिल रही है कि हम जो टिप्पणियां अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं उसके बारे में जांच परख लें, क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो बल्कि एक पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हो। भले ही ऑफिशियली आपको घोषित नहीं किया गया हो, ऑफिशियली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन अनऑफिशियल देखा जाए तो राहुल गांधी ही सब कुछ अपने कब्जे में रखे हैं। इसीलिए कांग्रेस की भारत जोड़ो तथा कथित अन्याय यात्रा जो है, ये अन्याय यात्रा चल रही है तो उसमें खड़गे साहब नहीं है, कांग्रेस के दूसरे नेता चेहरा नहीं है, राहुल गांधी है। किसी भी पार्टी में एक चेहरा होता है और वो चेहरा अभी राहुल गांधी को बनाया गया है। लेकिन उन्होंने यात्रा के दौरान क्या कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए। जब भारतीय जनता पार्टी ने सारे सबूत दिए और उन्हीं के पूर्व सहयोगी ने कह दिया कि जब हम डिप्टी सीएम थे तो उसी समय 1994 में घाची जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया था। जब अमित शाह भी मैदान में उतरे, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री है। जब तथ्य सामने है तो किस आधार पर यह भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। जाति पाति की राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं को देश की जनता माफ नहीं करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर से ये कहते हैं चलो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात कबूल तो कर लिया कि पीएम मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे। अगर 1994 में भी इनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया तो पैदा तो उससे पहले 3 दशक पहले हुए थे। इसीलिए राहुल गांधी की बुद्धि को समझिए कि जो व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी झूठ पकड़ी गई, यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ओबीसी वर्ग बना कब, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई तो उस समय 1990 में, तो उसके बाद ही ओबीसी की बात हुई।
जब 79 में मोरारजी देसाई की सरकार ने एक आयोग बनाया बीपी मंडल के नेतृत्व में, उसने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जातीय आधार पर यानी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से है, वो जातियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में अलग अलग तरीके से है। पूरे हिंदुस्तान की जातियों की लिस्ट तैयार की। उसमें उन्होंने बताया कि 4743 ऐसी जातियां हैं जिसे हम इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड कह सकते हैं। उन्होंने एक वर्ग बनाया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वर्ग, समूह, न कि जाति। उन जातियों को उस वर्ग में शामिल किया गया। तो जब 1980 के बाद ये मामला ही सामने आया, ये वर्ग ही ओबीसी बना, तो उससे पहले पैदा हुए व्यक्ति कैसे कहता कि वो ओबीसी में है कि जनरल में है? उससे पहले तो यही कहा जा सकता है कि ये पिछड़ा वर्ग है। जातीय आधार पर जिस वर्ग में, जिस जाति में वो पैदा हुए, वो कोई ऐसी जाति नहीं थी जिसको सबसे ऊपर धर्म के आधार पर रखा जाता था। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ठाकुर नहीं थे, वो पिछड़े वर्ग में ही आते थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी उस समय नहीं था। फिर भी राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं। मतलब जो ओबीसी आयोग है उसने भेजा है नोटिस और माफी मांगने की बात कही है। अब इस मामले में भी अलग अलग जगहों पर केस होंगे, मुकदमे होंगे, फिर कहेंगे हमें कोशिश की जा रही है कि जेल के अंदर भेज दो। ये जेल के अंदर भेजने वाले जब काम कर रहे हो तो फिर जेल में तो भेजा ही जाएगा। ये पीएम मोदी और अमित शाह की बात है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी है कि राहुल गांधी क्या ये सोचने लगे हैं कि हमारी यात्रा का कोई फायदा नहीं है? ये 20 दिन और समय करने के बदले आप 10 दिन का समय और घटा दो। उत्तर प्रदेश में जो 10-11 दिन हम जा रहे थे उसको 6-7 दिन कर दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री से पहले प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आया। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया अब हम इनकार नहीं कर सकते। चौधरी चरण सिंह को क्या मिला है? भारत रत्न। तो उनके दादाजी को भारत रत्न मिल गया, उनको अच्छा ऑफर भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है सपा के बदले, तो फिर वो इस इंडी अलायंस में क्यों रहेंगे? इसलिए राहुल गांधी ने सोचा किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत टच करके भाग लो, उन जगहों पर जाओ जहां इंडी अलायंस के पार्टनर अभी भी बचे हुए हैं। तो अब उनको लग रहा है छटपटाहट कि कहीं भी यात्रा का प्रभाव तो नहीं पड़ा, दुष्प्रभाव हुआ। बंगाल से खदेड़ कर भगाए गए। असम में हमने यात्रा की, अरविंद केजरीवाल अनाउंसमेंट कर रहा है अपने कैंडिडेट का। बिहार गए, नीतीश कुमार चले गए। झारखंड गए, हेमंत सोरेन जेल चले गए। अब सरकार की डगमगी स्थिति है। अब जबकि हम उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, वहां पर जयंत चौधरी भाग रहे हैं। तो हो सकता है मुंबई जाने से पहले ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस स्थिति में हैं, उनकी स्थिति वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि एनसीपी तो अब शरद पवार की रही नहीं, वो तो अजीत पवार के पास चली गई। एक पार्टनर की पार्टी ही चली गई। उद्धव ठाकरे आधी अधूरी पार्टी के साथ अब चल रहे हैं, तो ये भी खत्म ना हो जाए। इसलिए एक साथ जो स्थिति है, ये दुर्गति राहुल गांधी की है, अपने उनके कुकर्मों के कारण है। एक तरफ संसद चल रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा रहा है राम मंदिर पर। आप उसके विरोध या समर्थन में बोलने के लिए संसद के अंदर होते, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात तो रखो। आप भागते फिरते हो, ये हिट एंड रन टाइप का, कि आपने कुछ बोल दिया उसके बाद भाग गए, उसके बाद आप उस डिस्कशन को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ये झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। अभी तो झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आना है, अभी कई और मुकदमे होने हैं पीएम मोदी के जातीय टिप्पणी मामले में, और उसके बाद जो इनके पार्टी के लोग ही इनको छोड़कर जा रहे हैं, गठबंधन सहयोगी छोड़ रहे हैं। इससे तो लगता है कि राहुल गांधी ये 2024 के चुनाव से पहले ही हाथ खड़ा करके कह देंगे हमसे ना हो पाएगा राजनीति, अब हम बोरिया बिस्तर उठा के चलते हैं, हमारा जो काम है उसी में हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। सभी दल लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं। राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा में है, लेकिन इसी बीच जिस तरह की मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया है, उससे नहीं लगता कि ये यात्रा पूरी हो पाएगी।
राहुल का अग्निपथ में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।